बेहद खास है क्योंकि मैं आज के इस दिवस विशेष पर आप लोगों के लिए एक बहुत खास चीज लेके आया हूं। क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे भाव थे जानने के लिए कि वो राजस्थान को जाने, पहचाने कि राजस्थान वीरों की भूमि क्यों है, क्यों इसे ऐसा मान्यता प्राप्त है, राजस्थान की खासियत क्या है। तो विद्यार्थियों के मन में बहुत लंबे समय से, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से आप लोगों को पढ़ाता रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे विचार विद्यार्थियों के मन में रहे हैं कि सर जिस भूमि से आप आते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दें। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक बहुत बड़े वीर पुरुष हुए, जो वीर पुरुष हम सबकी प्रेरणा के स्रोत भी हैं, और मैं इतना ही कहूंगा कि अपनी प्रेरणा के स्रोत तो वर्तमान में भी हैं। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की आजादी के समय भी वो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उस समय आजादी के लिए प्रयासरत थे, मेहनत कर रहे थे, उनके भी वो प्रेरणा स्रोत थे। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महान शख्सियत की जिसके लिए शायद हमारी जो व्याख्याएं हैं वो कम पड़ जाएंगी। उनके चरित्र के बारे में, उनकी ऐसी क्या खास बात थी जिसके लिए महाराणा प्रताप स्वतंत्रता सेनानियों के मध्य भी एक प्रेरणा का स्रोत बने, और आज के जीवन में भी महाराणा प्रताप जो हैं उनके बारे में जानना हम सबके लिए आज के इस दौर में, जिस समय पर ना तो एग्जाम सही समय पर हो रहे हैं, हर समय एक बीमारी की चिंता हमें हम सबको सताए जा रही है, जिस समय पर हम सब में तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं कि भैया हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, इन सब तमाम चीजों में चाइना अपनी तरफ से भूमि को हड़पने लग रहा है। हर पड़ोसी इस समय अपने असली स्वरूप में निकल के आने लग रहा है। हर दुनिया का देश जो है भारत के साथ में, क्योंकि भारत हमेशा अहिंसा का पुजारी रहा है। ऐसी स्थिति में आज के समय में महाराणा प्रताप की क्या सार्थकता है, तो उस सार्थकता को मैं आप सबके साथ साझा करने का आज के इस सेशन के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं। द ग्रेट महाराणा प्रताप, जिनके बारे में जितना मैंने पढ़ा, क्योंकि देखिए उस समय की बात है जब हम उस समय हम और आप दोनों ही बहुत बालक रहे होंगे। मतलब हमारे जो पूर्वज हैं जब कहानियां सुनाया करते थे इनके बारे में, उस समय हम बहुत बालक थे जब कहानियां सुनी, बाद में फिर हमने पढ़ा। लेकिन ये बात है मेरे प्यारे साथियों, मई 9 मई 1540 की, जब राजस्थान की धरा पर वीर पुरुष, वीर वीर योद्धा, वीर स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, 1540 में जब महाराणा प्रताप का मेवाड़ प्रोविंस में, जब राजस्थान जब हुआ करता था, तो उसका जो मेवाड़ परगना था, या मेवाड़ जो एक तरीके से प्रोविंस कहिए, उस समय के राज्य हुआ करते थे, यूं समझिए राजघराने, उनमें उनका जन्म हुआ था। ठीक है सर, 1540 के अंदर उनका जन्म हुआ। और मतलब उनके जन्म के समय से ही उनकी जो कीर्ति है वो उनके आसपास के सराउंडिंग में फैलनी प्रारंभ हो गई थी कि वो बड़े ही स्वतंत्रता प्रिय थे। अब बड़ा सवाल ये आता है सर कि जब हम किसी को स्वतंत्रता प्रिय कहते हैं तो बड़ा सवाल ये बनता है मेरे प्यारे साथियों कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है ना। मतलब देखिए, दो बातें हैं। हमको महाराणा प्रताप को समझने से पूर्व हमें यह बहुत अच्छे से समझना जरूरी होना चाहिए कि हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो शख्सियत स्वतंत्रता को किस मायने में देखता था, है ना। आज के भौतिकतावादी युग में जिस समय स्वतंत्रता तो छोड़िए सर, हम हर चीज को ज्यादा और कम में नापते हैं। हमारा मानना होता है कि पैसे वाले, जो जिनके पास भौतिक संसाधन ज्यादा हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं। हमारी नजर में जो सफलता का पैमाना है आज के समय में, वो भौतिक संसाधन हो चुके हैं, भौतिक सुख सुविधा के साधन हो चुके हैं। लेकिन एक वो समय था जिस समय स्वतंत्रता की कीमत इन सब चीजों से ऊपर थी। किन चीजों से ऊपर थी? इन सब चीजों से कि भाई क्या बोलते हैं, आप इस चीज को भी बहुत मान्यता दिया करते थे कि मेरे विचार, वो जो मेरे हैं, जो मेरे क्षेत्र के लिए हैं, वो किसी और से प्रभावित ना हो। मैं मेरे विचारों को लेकर के ही जीना चाहता हूं, मैं मेरी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करना चाहता हूं। तो एक ऐसा जो भाव था उनके मस्तिष्क में, मनोमस्तिष्क में, महाराणा प्रताप के, जिसके चक्कर में उनका मानना था कि स्वतंत्रता क्या है, उसकी व्याख्या जो मैं अपने मतलब थोड़े से अल्प ज्ञान के साथ समझ पाया, मैं आपसे साझा करूंगा। महाराणा प्रताप के अनुसार जो स्वतंत्रता का भाव है वो कहीं ना कहीं घूम रहा है एक पक्ष के पीछे। किस पक्ष के पीछे घूम रहा है? कि भाई आपके जो संसाधन है ना, वो मेरी आजादी नहीं छीन सकते। क्योंकि अकबर जो समकालीन उस समय राजा हुआ करते थे, वो पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष का तो खैर पता ही है हमें, लेकिन राजस्थान के भी जितने राजघराने थे ना, उन राजघरानों के अंदर उस समय पर जितने भी राजघराने थे, उन राजघरानों का कहीं ना कहीं पर सरेंडर हो चुका था अकबर के सामने।
उसी समय पर महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं अकबर के संसाधनों, प्रलोभनों और डर के आगे सरेंडर नहीं करूंगा। मैं अपने स्वतंत्र राज्य की, यानी कि जो मेरा मेवाड़ है, इसकी सुरक्षा खुद से सुनिश्चित करूंगा और अंतिम समय तक मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। देखिए, यहां पर ना एक बात बहुत जरूरी हो जाती है। जब भी हम किसी युग पुरुष की बात कर रहे होते हैं तो हमें उनके मायने समझने होते हैं। क्या होता है ना कि कई जगह हम कुछ किताबों में कुछ भी ज्ञान उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं, इतिहासकार घटनाओं को बेचने के हिसाब से, क्योंकि आजकल किताबें जो हैं वो बेचने के लिए ज्यादा लिखी जाती हैं, जिनमें मिर्च मसाला हो, जिनमें ऐसी बातें हो जिससे कि ये लगे कि किसी की भी मतलब जो व्याख्या है उसको थोड़ा नीचे दिखा के कर दो, उसके ऊपर कुछ ऐसे अभद्र टिप्पणियां कर दो जिसकी वजह से हमारी ख्याति हो जाए, है ना। आजकल ये रास्ते अपनाए जा रहे हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए, एक राजा जिसको केवल इतना सा कार्य करना है कि वो अपनी तरफ से कोई प्रतिनिधि अकबर के दरबार में भेज दे। इस बात को थोड़ा समझिएगा और इस गंभीरता को समझिएगा। एक राजा जिसके पास अकबर की तरफ से ऑफर आता है कि आप अपने यहां से जो आपका कोर्ट है, आपका राज दरबार जो है, वहां से कोई व्यक्ति या तो हमारे पास भेज दीजिए या आप खुद आकर के हमारे राज दरबार में बैठिए। मतलब एक तरीके से यह समझिए जैसे आज की संसद होती है ना, उस समय अकबर ने अपना राज दरबार बनाया हुआ था। सरल रूप में ऐसे समझिए जैसे हम अपनी तरफ से सांसद चुन के भेजते हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो हम 25 लोकसभा के सांसद जो है वो चुन करके संसद में भेजते हैं। उस समय भी कुछ ऐसा ही समझिए कि दिल्ली में अगर अकबर बैठा हुआ है, आगरा में बैठा हुआ है, तो उसकी जो कोर्ट लग रही है, राज दरबार जहां लग रहा है, वहां राजस्थान से राजाओं ने अपने प्रतिनिधि उसकी कोर्ट में भेज दिए। कोर्ट मतलब जहां पर राजा अपने सलाह मशविरा किया करता था। एक तरीके से वो जितने भी सभासद बैठे हुए हैं उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी है। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। सवाल पूछा गया, क्यों नहीं करोगे? बोले मुझे आपका प्रलोभन नहीं चाहिए, क्योंकि अकबर प्रलोभन यह देता था, आप एक बार इन हो जाओ, मेरे राज दरबार में आ जाओ, आप अपने यहां पर यह कह दो कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं, फिर मैं आपको ना मतलब उस पूरे क्षेत्र का मसीहा घोषित कर दूंगा। मतलब मैं आपको जो आप सोच नहीं सकते इतने धन के प्रलोभन, इतने तरह के संसाधन, इतने प्राकृतिक चीजों के साधन प्रलोभन के रूप में महाराणा प्रताप को दिए गए। किसके माध्यम से? अकबर के माध्यम से। अब जब अकबर ने इतने सारे प्रलोभन दिए मेरे प्यारे साथियों, तो उन प्रलोभनों में महाराणा प्रताप बिल्कुल डिगे नहीं। अब कहीं ना कहीं आपके मन में यह भाव आएगा कि सर ऐसी भी क्या चीज थी मेवाड़ में जिसके लिए वो डिग नहीं रहे थे। बेटा, मेवाड़ की चीज की बात नहीं है, बात इस खुददारी की है कि जिस चीज को मैंने अपनी मातृभूमि माना है, जिस चीज के लिए मैं जिया हूं, जिस मातृभूमि की कसमें खा के मैं बड़ा हुआ हूं, इसे मैं किसी की गिरवी कैसे रख दूं? आप इस भाव को ऐसे समझिए, महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि को, अपनी जमीन को, मेवाड़ की धरा को अपनी मां मानते थे। अपनी मां को कोई कैसे गिरवी रख सकता है भाई? बोले मैं आपको सोने में लाद दूंगा, मैं आपको और बहुत सारी जमीन दे दूंगा। तो बोले भाई बात ऐसी है कि वो सारी जमीन तुम ही रखो, मेरे लिए इतना पर्याप्त है जितना आप लोग मुझे दे रहे हो। मतलब मेरा जो क्षेत्र है मैं इसको ही अपने हिसाब से चला लूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और हां, अगर आपने इसकी तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश की, माना कि आप इस समय भारतवर्ष पर शासन कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से मरते दम तक अपनी इस मातृभूमि की, अपनी इस धरा की हिफाजत करूंगा। तो देखिए, ये जो आपको भाव आता है ना अंदर से, इसको पहचानने की आवश्यकता है। ये भाव ऐसे ही उड़ के नहीं आ जाएगा कि भाई मातृभूमि के प्रति प्रेम कैसे आ गया किसी के। भाई आप रियल मायने में वैल्यू समझ रहे हैं, जिस मां ने आपको बड़ा किया। आज हमारे लिए ये सब चीजें गौण हो गई हैं। हम प्राकृतिक जो संसाधन है, आज कोरोना के काल में कहीं ना कहीं हमें इस बात का महत्व पता चल चुका है कि भाई कोरोना तो है, लेकिन प्रकृति जो है वो सबसे बड़ी पालन करता है। उसने जैसे ही अपने नियमों मतलब चीजों को बदला, सब लोग धाए हो गए, सब लोग फेल मार गए। तो सर ये बात जो थी, ये पूरी तरह से अकबर को रास नहीं आई कि कोई मेरी अधीनता स्वीकार करने से मना कैसे कर रहा है। देखिए, अकबर जो था वो उस समय इस भ्रम में था कि मैं सबसे शक्तिशाली राजा हूं, और जब मैं सबसे शक्तिशाली हूं तो सब लोग मेरी बात मानेंगे। अगर कोई बात नहीं मान रहा है, ये बिल्कुल वैसे हो गया। देखिए, मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं शिक्षक हूं, है ना, आप में से भी कुछ विद्यार्थी शिक्षक की भूमिका में अपने घर में रहे होंगे। आपके घर में जैसे छोटे भाई बहन हैं, आपने उनको पढ़ाने का प्रयास किया होगा। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि जब हम शिक्षक की भूमिका निभा रहे होते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जो कि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में निभा रहे होते हैं, उस समय पर हम किसी छोटे भाई बहन से कहते हैं कि तू इस काम को ऐसे कर ले। आपके छोटे भाई बहन ने कहा नहीं कर रहा,
है ना। आपने टीचर के रूप में अपने क्लास में कहा कि बेटा सब लोग शांत हो जाओ, एक विद्यार्थी कह रहा है कि जा मैं शांत नहीं हो रहा। तो आप कितने भी सक्सेसफुल टीचर रहो, अगर आपके कहने से कोई विद्यार्थी शांत नहीं हो रहा है, आप घर के कितने भी बड़े रहो, अगर आपके कहने से आपके परिवारजन ही आपके कहे में नहीं चल रहे हैं, तो भाई ऐसी ताकत किस काम की, या फिर ऐसी पावर किस काम की कि आपके लोग ही आपकी सत्ता नहीं मान रहे। एग्जैक्टली जो अकबर था उसके सामने महाराणा प्रताप ने यह स्थिति बनाई हुई थी कि जनाब आप पूरे देश पर शासन करते होंगे लेकिन आप मुझे अपने अधीन नहीं कर सकते। तो देखिए इस भाव को पकड़ने की आवश्यकता है कि अकबर जो था वो चाहता यह था कि मैं महाराणा प्रताप को अपने अधीन कर लूं, है ना। तो इस बात को लेकर के अब देखिए एक बात को ऐसे समझने की आवश्यकता है कि अकबर के दरबार में सारे देश से आए हुए राज दरबारी बैठे हुए हैं, सारे राजा बैठे हुए हैं, और सब कहीं ना कहीं मन ही मन ये बात को लेकर खुश हो रहे हैं। किस बात से खुश हो रहे हैं कि साहब आपके अधीन जो है ना वो अभी तक अकबर नहीं, वो महाराणा प्रताप नहीं आया, तो फिर आपकी क्या महानता। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आप कोई बहुत बड़ा आदमी बनने की बात कर रहे हो और आपकी कोई बात मान नहीं रहा तो ये तो आंख में अखरेगा ही। ये तो भाई साहब बिल्कुल सीधे सीधे जीते जी मुंह में मक्खी हो गई कि यार ये कैसे कर रहा है कि भाई कोई मेरी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा। भाई अकबर ने अपनी तरफ से तमाम तरह के लोगों को मनाने के लिए भेजा, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि भैया बात ऐसी है, मान जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम हमला कर देंगे। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि आपका हमला बर्दाश्त है लेकिन हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि अब आपको भाव समझ में आना चाहिए कि मातृभूमि के प्रति जो आस्था थी उसका आदेश क्या था, है ना। अच्छा, ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों मैं आपको एक बात जो इनके महाराणा प्रताप जी के लिए कहना चाहूंगा वो ये है कि इनकी जो हाइट थी ना मेरे प्यारे साथियों, ये 7 फीट 5 इंच ऊंचे थे, है ना। इनका वजन बताते हैं कि ये 208 किलो मतलब वजनी थे, मतलब इनके साथ में ऐसा बताते थे कि ये मतलब 7 फीट 5 इंच लंबे थे, और इनके बारे में बताते हैं कि 80 किलोग्राम का वजन लेके चलते थे। तलवारें जो 208 किलो की तलवार लेके चला करते थे, मतलब ऐसा कहते थे कि ये जो सेफ्टी गार्ड्स पहनते थे वो 72 किलो के हुआ करते थे, है ना। वजन के बारे में मेरे पास प्रमाण नहीं है कि कितना वजन था इनका, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये बहुत ही मतलब समृद्ध शक्ति के शासक थे, मतलब बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व के धनी थे, है ना। तो अब क्या होता है सर कि अकबर के माध्यम से जब महाराणा प्रताप के पास में संदेश भिजवाए गए, महाराणा प्रताप ने कहा कि जाइए मैं आपकी बात नहीं मान रहा। जब महाराणा प्रताप की यह बात निकल के आई तो अकबर ने सेना को आदेश दिया कि जाइए और जाकर के महाराणा प्रताप को युद्ध में हराइए और उन्हें मेरे अधीन करिए। बोले अधीन करने से मतलब क्या है। अब देखिए यहीं पर इतिहास में सामान्यतया विवाद हुआ है, किस बात को लेकर के कि महाराणा प्रताप ने जो है ना मेरे प्यारे साथियों, आपको एक युद्ध है जो याद होना चाहिए, अक्सर हम लोग उसकी काफी ज्यादा तैयारी मतलब चर्चा भी करते हैं और आपको मालूम भी होना चाहिए कि जून 18 1576 को हल्दी घाटी नामक स्थान पर, देखिए जो घाटियां होती है ना, घाटियों का मतलब अभी मैंने आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ाया था, घाटियां क्या है, कहीं सड़क कंटिन्यू चल रही है, वहां पर कोई स्पेस है, जो स्पेस खाली रह गया है उस स्पेस में से होकर के लोग जा सकते हैं, वो क्षेत्र घाटी कहलाते हैं। तो उस घाटी विशेष में यह युद्ध हुआ था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको भूमिका बताऊं कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों कि अकबर ने आदेश दिया, किसको आदेश दिया, तो मेरे प्यारे साथियों मानसिंह हुआ करते थे। अब ये मानसिंह कौन थे, तो मेरे प्यारे साथियों मानसिंह प्रथम, ये जो जयपुर राजघराना है, आमेर राजघराना, इसके बहुत ही शक्तिशाली राजा थे ये, लेकिन ये अकबर के दरबार में थे और अकबर के प्रमुख सेनापति थे। और इन सेनापति से अकबर ने कहा कि मुझे आप महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ करके या मृत पकड़ करके लेके आइए। देखिए यह बात आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझ में आनी चाहिए कि अकबर ने अपने पूरे दल बल समेत एक सेना भेजी और उस सेना को आदेश दिया कि मुझे महाराणा प्रताप चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए। यानी कि महाराणा प्रताप की जीत किस बात में थी कि अकबर की जीत किस बात में थी कि उन्हें महाराणा प्रताप मिल जाए। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों जो हल्दी घाटी का युद्ध का परिणाम निकला उसमें यह था कि मानसिंह अपने बहुत बड़े दल बल के साथ, लगभग 40,000 सेना के साथ में पूरी तरह से वो आया। और उस समय महाराणा प्रताप क्योंकि छोटे से क्षेत्र के शासक थे, इनके पास इतनी सेना नहीं थी कि ये उतनी बड़ी सेना का सामना कर सके, इसलिए इन्होंने एक गुरिल्ला वारफेयर अपनाया। गुरिल्ला वारफेयर का मतलब होता है कि भाई टुकड़ियों में छिप छिप करके अटैक करना, उस बड़ी सेना का सामना करना, है ना। तो हल्दी घाटी के समय पर क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों कि अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप जब हो रहा था तो उस समय पर
महाराणा अकबर का मतलब मान सिंह उस समय सामने थे। मान सिंह किसकी तरफ से थे मेरे प्यारे साथियों? अकबर की तरफ से थे। और इधर जो थे वो महाराणा प्रताप जो है अपनी चेतक के ऊपर सवारी कर रहे थे। एक भयंकर युद्ध चला। युद्ध के दौरान कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। इसी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप जो हैं वो घायल हो जाते हैं। कोई ऐसा कार्य हुआ, महाराणा प्रताप और जो चेतक है वो दोनों, चेतक जो महाराणा प्रताप का बहुत ही स्वामी भक्त घोड़ा था वो भी घायल हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जो उनके सेवादार थे या फिर उनके जो परम मतलब जो कहा जाए तो विश्वास पात्र थे महाराणा प्रताप के, वो उनसे बोलते हैं कि स्वामी आप यहां से निकलिए, क्योंकि आप जीवित रहे तो मेवाड़ को फिर भी बचा लेंगे, लेकिन आप ही इस युद्ध में शहीद हो गए तो फिर हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप जो हैं वो वहां से हल्दी घाटी के युद्ध में भूमि में से अपनी जो तलवार मतलब अपना जो पूरा गेटअप था वो किसी और को संभला के और वहां से निकल लेते हैं, ताकि भविष्य में उस जगह की हिफाजत को वो बहुत अच्छे से कर सके। उस जगह को भविष्य में इन आतंकवादियों की, ये आतंकवादी कहलाएंगे, उस समय के आक्रांता थे ये लोग, इनके आक्रांताओं की जकड़ से बचाया जा सके। तो उनकी गुरिल्ला वारफेयर की नीति थी। देखिए ये वारफेयर है साथियों, कई तरह के युद्ध होते हैं। मैन टू मैन, सामने की सामने से लड़ाइयां होती हैं। कई लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो छिपके की जाती हैं। छिपके करने का मतलब होता है कि जब आपके पास सेना कम है तो आप सामने की सामने लड़ाई अगर करेंगे तो ये कोई बुद्धिजीवी वाला कार्य नहीं कहलाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप जो हैं ये अपनी गुरिल्ला वारफेयर ट्रेड के तहत थोड़ा पीछे हटते हैं कि मैं लौट करके वापस यहां पर अटैक करूंगा। और इस दौरान जो है रास्ते में ही इनका जो घोड़ा था चेतक वो घायल हो जाता है। अब यहां से आगे का जो वक्तव्य है, अब मैं वो आपको एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में जो अपनी जगह छोड़ी, जो हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने अपनी जगह छोड़ी, और वो जगह जो कि बाद में चल करके इस युद्ध के अंदर मेरे प्यारे साथियों कि इस युद्ध के अंदर पूरा मेवाड़ जो रीजन था, चित्तौड़, गोगुंदा, कुंभलगढ़, ये पूरा की पूरा अकबर के अधीन हो गया। और इस समय पर महाराणा प्रताप अपना गुप्त जीवन बिता रहे थे, एक निर्वासित जीवन बिता रहे थे, केवल इस खातिर कि मुझे सरेंडर नहीं करना है, मुझे पूरी तरह से इस जमीन को वापस पाना है। तो आज मैं जो आपके सामने पंक्तियां लेके आ रहा हूं वो असल में महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी से लेकर के और वापस, यानी कि जब तक दिवेर का युद्ध होता है तब तक के समय के बीच की घटनाएं हैं, जो मैं आपके सामने कुछ पंक्तियों के माध्यम से रखूंगा कि किसी राजा के अंदर स्वतंत्रता की सनक कितनी ज्यादा हो सकती है कि मैं आजाद रहूंगा, मैं किसी के अधीन नहीं मरूंगा, मैं किसी की गुलामी में, किसी की परतंत्रता में, किसी भी परिस्थिति में मैं सरेंडर नहीं करूंगा। यह भाव किसी राजा में कैसे हो सकता है, आज मैं उस बात को आप लोगों के सामने पंक्ति के माध्यम से रखना चाह रहा हूं। और मेरी कविता का शीर्षक है मेरे प्यारे साथियों, मेरी कविता का शीर्षक है पाथल और पीथल। मेरे प्यारे साथियों मेरी कविता का शीर्षक है पाथल और पीथल। ये पाथल और पीथल राजस्थान के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जिनका नाम है कन्हैयालाल सेठिया। और उन कन्हैयालाल सेठिया ने महाराणा प्रताप की उस समय की व्यथा को, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से निकल करके पूरे जगह को वापस प्राप्त करने के लिए जंगलों में दर बदर भटक रहे थे, अपने परिवार के साथ भटक रहे थे, और अपने हाथ में उनके अमर सिंह थे जो कि उनके बेटे थे, और वो बहुत छोटे थे उस समय पर। और उन्हें, क्योंकि महाराणा प्रताप के मन में स्वतंत्रता की इतनी सनक कि मैं परतंत्रता का जीवन नहीं जीऊंगा, क्योंकि परतंत्रता मुझे पसंद नहीं है, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ये जो बात है ना, ये विद्यार्थी जीवन में हमारे लिए कैसे लागू होगी ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा मेरे प्यारे साथियों। लेकिन इस पंक्ति को मैं रिसाइट किए बिना नहीं रह पा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। इस कथा के अंदर जो दो पात्र हैं उनमें पाथल महाराणा प्रताप हैं, और जो पीथल हैं वो वो पीथल जो हैं वो वो अकबर के दरबार में एक कवि हैं जो उस समय उनके नवरत्नों में सवार हुआ करते थे। तो अब आपको यह कहानी सुननी है उस रेफरेंस फ्रेम में एक कविता के रूप में। थोड़े राजस्थानी शब्द हैं, हो सकता है पहली बार आप सुने तो आप लोगों को यह बात, थोड़ा राजस्थानी टोन है, समझ में थोड़ा कम आए, लेकिन मैं व्याख्या करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ये पूरी भूमिका थी जो मैंने आप लोगों के सामने बनाई। सुनिए सर। अरे हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। अब इस पंक्ति को समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। इस पंक्ति में क्या है
कहने का अर्थ यह है, कन्हैया लाल सेठिया कहते हैं, और देखिए ये इतनी मार्मिक कहानी है कि हो सकता है कि मैं कहते कहते कई बार खुद भाव विभोर हो जाऊं, आप भी खुद भाव विभोर हो जाएं, लेकिन हमारे लिए अगर ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम हमारे आंखों में आज भी उनके लिए मतलब प्यार झलकता है, तो ये उनकी महानता है, और हमारा ये मानना है कि ये हमारे लिए हमेशा आदर्श बने रहें। क्या है मेरे प्यारे साथियों, बात सुने कि महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता की खातिर, कि मुझे सरेंडर नहीं करना है, इस खातिर वो दर दर भटक रहे थे। कहां भटक रहे थे मेरे प्यारे साथियों? जंगलों में छिप छिप करके जी रहे थे। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जब वो इस कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं, जिस कठिन परिस्थिति में उनके पास में खाने के लिए अनाज तक नहीं है, तो उस समय राजा को रोटी जो बना के खिलाई गई महारानी के द्वारा, और उनके संतान को जो रोटी खिलाई गई, वो हरे घास की बनी हुई रोटी थी। सोचिए, जो राजा एक तरफ इतना सब कुछ छोड़ चुका है कि केवल अकबर की परतंत्रता स्वीकार करते ही बस इतना कहना है कि मैं आपकी कोर्ट में आके बैठने को तैयार हूं, इतना कहते ही जहां उसे सोने की प्लेट में सोने के चम्मच से सबसे महंगी वस्तु खाने को मिल सकती है, वहीं पर वो राजा कह रहा है कि नहीं, मुझे सरेंडर नहीं करना। ये बिल्कुल विद्यार्थी जीवन में लागू होता है मेरे विद्यार्थियों। आज के समय में जहां हमको इतनी कठिन चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं, उन कठिन चैलेंजेस में आप में से कोई विद्यार्थी अगर इनके सामने सरेंडर करता है, तो एक बार महाराणा प्रताप को याद करिएगा कि उन्होंने अपनी विकट परिस्थितियों में भी जो ठाना हुआ था उसे नहीं छोड़ा। हमारे जो गोल हैं उन्हें हमें नहीं छोड़ना है। अब बात को सुनिए कि अमर सिंह की जो रोटी थी मेरे प्यारे साथियों, उसको वन बिलाव जो होता है, यानी बिल्ली का जो मेल फिगर है, वो उसे लेकर के भाग जाता है। अब इस बात को देख करके राजा जो महाराणा प्रताप हैं वो अधीर हो उठते हैं, और उन्हें बड़ा दुख होता है इस बात का कि मेरे बच्चे के लिए घास की रोटी का भी मैं इंतजाम नहीं कर पाया। आफ्टर ऑल वो एक पिता भी थे, है ना, और उनके मन में यह भाव आता है कि मैं अपने बच्चे के लिए एक रोटी का इंतजाम नहीं कर पाया, और उस रोटी में एक घास की रोटी थी, वो भी वन बिलावड़ा ले गया। महाराणा प्रताप टूटने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं, हूं लड़्यो घण्यो हूं सयो घण्यो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पीछे नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहावण ने। इसका मतलब क्या है? वो अपने आप में विचार कर रहे हैं कि मैंने क्या नहीं कहा, क्या नहीं किया, मैं खूब लड़ा, खूब दर्द सहा, मेवाड़ी मान बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैं पीछे नहीं रहा रण में, मतलब मैंने बैरियों का खून बहाने के लिए जो कुछ करना था वो सब कुछ किया। जब याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रगत उतर आवे, यानी कि आंखों में मेरे रक्त उतर आता है जब मैं हल्दी घाटी को याद करता हूं। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हूक जगा जावे। मतलब वो चेतक को याद करके भाव विभोर हो रहे हैं। देखिए, आदमी जब कठिन परिस्थितियों में होता है तो उसको पूरा समय याद आ रहा होता है कि किस प्रकार से ये मेरा समय है, ये कब तक मेरे साथ चलेगा, कैसी कैसी परेशानियों से मुझे गुजरना पड़ेगा। इस बीच में राजा के दिमाग में ये सारे विचार चल रहे हैं। तो अब सुनिएगा, पण आज बिलख तो देखूं, जब राज कंवर ने रोटी ने, तो छात्र धर्म ने भूलूं, भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने सब कुछ किया, मैं मतलब बहुत बड़ा राजा रहा, लोग मेरे लिए मतलब मैं दोनों लोगों के नजर में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा हूं, लेकिन आज के समय में अगर ऐसा हो रहा है कि मुझे किसी व्यक्ति मतलब आज मेरे बच्चे के लिए रोटी नहीं है, तो मैं एक समय के मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। मतलब सब कुछ छोड़ दूं से मतलब है कि कोई बात नहीं, मैं हिंदवाण की रक्षा करने के लिए, हिंद भूमि की रक्षा करने के लिए, हिंद शिरोमणि बनना का जो मेरा सपना है उसको छोड़ देता हूं। चलिए छोड़िए, मैं क्षत्रिय धर्म भूल जाता हूं। क्षत्रियों ने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, छोड़ देता हूं मैं इस प्रतिज्ञा को। महाराणा प्रताप अपने साथ अंतर्द्वंद में जी रहे हैं। यह अंतर्द्वंद बिल्कुल वैसा है जैसे मेरे इस समय विद्यार्थियों के मन में चल रहा है। यह अंतर्द्वंद बिल्कुल वैसा है जैसे छात्र जीवन में जब हम बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं, कई बार महीने महीने तक घर वालों से पैसे हमें प्राप्त नहीं होते हैं, खाने पीने के लिए हमें राशन की प्राप्ति नहीं हो रही होती है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी मित्र ऐसे हैं जो बहुत कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हैं, मुझे ज्ञात है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे सामने इतिहास में ऐसे ऐसे श्रेष्ठ युग पुरुष रहे हैं जिनको अगर एक बार याद कर लें तो हमारी परेशानियां स्वतः ही छोटी होने लग जाएंगी। तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती, आंखों में आंसू भर भोलो,
लिख सूं अकबर ने पाती। मतलब क्या है इस बात का? राजा बहुत दुखी हुए और दुख होकर के उन्होंने कहा, मतलब महाराणा प्रताप बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि भैया देखो मुझसे नहीं सहा जा रहा ये सब, अंदर द्वंद चल रहा है। इंसान जब अपने आप से बात कर रहा होता है तो सारे प्लस माइनस रख करके पूछता है। और उस समय महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं अकबर को अखबार वो लिख करके भेजता हूं, खत लिख करके भेजता हूं कि अकबर सुनो, मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करता हूं, कम से कम मेरे मतलब हटा दो मेरे अंदर से, मेरा सारा चीज ले लो, अब हो गया, मैं मतलब सरेंडर करने को तैयार हूं, मुझे वापस से सारी चीजें दे दो। ये महाराणा प्रताप का अंतर्द्वंद है। और मैं आपसे कई बार कहता हूं, जैसे आप में से कई विद्यार्थी पूछते हैं ना कि सर क्या आदमी हमेशा सकारात्मक रह सकता है? मैं आंसर क्या देता हूं आपको? नहीं। व्यक्ति पूरे समय सकारात्मक कैसे रह सकता है? सकारात्मक नकारात्मक दो विचार हैं जो दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। आप उनमें से अपनी दृढ़ता के साथ कौन से विचार को मान सकते हैं, वही आपको महान बनाता है। तो महाराणा प्रताप के मन का जो अंतर्द्वंद है वो इस पंक्ति के माध्यम से आपके सामने आ रहा है, जो विद्यार्थी के जीवन में भी आता है कि क्या सर मैं इस चीज को कैसे करूं, मतलब मैं टूट रहा हूं सर। तो उस समय उन्होंने कहा कि चलिए, जैसे आप में से कई लोग नहीं कहते सर मैं तैयारी छोड़ ही देता हूं, है ना, मुझसे नहीं हो पाएगा सर, तो उस समय इस पंक्ति को याद रखिए, लिखियो अकबर ने पाती, राणा नो कागद बाच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचू, पण नैन करया विश्वास नहीं, जब बाँच बाँच ने फिर बाँचो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अकबर को महाराणा प्रताप ने पत्र लिख दिया, और उसे हम पाती कहते हैं। जब पत्र लिखा तो अकबर के पास जैसे ही यह पत्र पहुंचता है, अकबर को विश्वास नहीं होता कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि युद्ध में मैं पकड़ने गया था, जिसको मैं अब तक नहीं अंडर कर पाया, उसका लेटर स्वतः आ गया। आप सोचिए, कहते हैं कि एक पिता जो है, आपको ये बात जब खुद आप पेरेंट्स बन जाएंगे तब पता चलेगी। कहते हैं कि एक पिता जो है वो किसी के सामने नहीं हारता, वो केवल अपनी संतान के सामने हारता है। आपकी खुददारी, आपके माता पिता जितने भी हैं साहब, सब माता पिता पूजनीय हैं, लेकिन वो अपनी संतान के आगे तो कभी इस प्रकार का कोई कर्म मत करिएगा जो आपके माता पिता को किसी भी प्रकार से नीचा दिखाए, क्योंकि वो आपके आगे हारते हैं, वो आपके आगे ही जीतते हैं, आप ही उन्हें जिताते हैं। तो अपने माता पिताओं को भी समर्पित करिएगा इन पंक्तियों को मेरे प्यारे साथियों, जिसमें क्या कहा गया कि अकबर को यह विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली महाराणा प्रताप ने खुद के लिए नहीं, अपने पुत्र को हरी घास की रोटी भी जब उपलब्ध नहीं करवा पाए तो यह बात लिखी। तो वो क्या कहते हैं, अकबर क्या कहता है, फिर वो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब जैसे ये बात सुनकर के आई, अकबर के मन में एकदम ऐसी बात आ गई कि भाई साहब अब तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। बस दूत इतारा सो भाजो, पीतल ने तुरत बहावन ने, किरणी सो पीथल आपू गयो, अकबर रो भरम मिटावन ने। अब देखिए क्या थी कहानी यहां की। अकबर का जो राज दरबार था उसमें पीथल जो नवरत्न थे उनके, उनमें से पीथल बीकानेर के कवि थे, और ये महाराणा प्रताप को इतना महान बताते थे राज दरबार में। अकबर को कहा करते थे कि महाराज आप कह लीजिए कि आप महान हैं, लेकिन आप महान नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा महान तो केवल महाराणा प्रताप है जो आपकी सेना से नहीं डरा। तो महाराज मैं आपको महान नहीं मानता। तो अकबर ने अब बुलाया पीथल को, तुरंत दूत भेजा अपने दरबारी पीथल को बुलाने के लिए, कवि को बुलाने के लिए, कि बुला के लाओ उसको फटाफट, बताता हूं, देखो बेटा उसने स्वीकार कर लिया है कि वो मेरी अधीनता स्वीकार कर रहा है। अकबर ने तुरंत पीथल को बुलाने भेजा। अब पीथल भी जब देखे तो भैया उनका तो दिमाग एकदम सन्न रह गया कि यार ये कैसा हो सकता है। पीथल को बुलाने भेजा। मैं बांध लियो हूं पीथल सुन। अब अकबर कह रहा है पीथल से, राजस्थानी भाषा है, थोड़ा पकड़िएगा। मैं बांध लियो हूं पीथल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़, यो देख हाथ रो कागद है, तू देखा फिर साकियां अकड़। मतलब समझिए कि देख ये रहा मेरे हाथ में लेटर, अभी तेरे अकबर इसने महाराणा प्रताप ने स्वीकार किया है, तू देख। अब तू अकड़ में रहता था ना। पीथल कहता था कि साहब मैं अपनी मूछें जब तक नहीं झुकाऊंगा जब तक महाराणा प्रताप आपके बंदी नहीं बन जाते, और मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप आपके बंदी नहीं बनेंगे, और ऐसी स्थिति में मैं आपके सामने शान से खड़ा रहूंगा। तो अकबर ने अपने दरबारी को बुला के ये कहा कि देख ले ये आ गया लेटर, अब तू बता तू क्यों अकड़ में रहता है। महाराणा प्रताप जिसको तू महान बताता था, जिसको तू मुझसे महान बताता था, अब तू देख उसने भी मेरा सरेंडर स्वीकार कर लिया है, तू बता। हूं आज पातशाह धरती रो। अब अकबर का घमंड जो है वो बोल रहा है कि देख मैं आज बादशाह हूं धरती का। मेवाड़ी पाग पगा में है। ये जो पाग है, जो छत्र हम पहनते हैं मेवाड़ के अंदर मेरे प्यारे साथियों, मतलब पगड़ी पहनी जाती है, उसके लिए कहता है कि देख
आज मेवाड़ी पाग पगा में है, हूं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मणे किन रजवट ने, रजपूती खान रगा में है। अब बता राजस्थान के कौन से राजपूत के अंदर राजपूती खून दौड़ रहा है। ये सब मेरे अब बता अपने यहां पर राज दरबारी बने बैठे हैं, सब लोग मेरे यहां पर दस्तक देते हैं, बोल कौन सा राजा तेरी नजर में अब महान है, तू ये बता। पीथल ने कहा, अब सुनिएगा, जब पीथल कागज ने देखी, पीथल ने कागज देखा और कहा, जब पीथल कागज ने देखी, राणारी सागी सैनानी, नीचे सू धरती खिसक गई, आंख्या में भर आयो पानी। मतलब जब ये बात जैसे ही देखी तो पीथल के हाथ पैर खिसक गए, उसको ऐसा लगा कि ये क्या हुआ भाई, ये तो संभव ही नहीं था। पीथल को खुद के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि नहीं 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 राजा, ये हो ही नहीं सकता, मतलब मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। और उसके आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन पीथल ने अपने आप को संभाला और उसने क्या कहा, पण फेर कही तत्काल संभल। पीथल ने अपने आप को संभाला और कहा, आ बात सफा ही झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आन अटूटी है। आपको ये जो लेटर लिख के भेजा है, ये मेरे प्यारे साथियों किसी ने गलत लिख के भेजा है। अकबर से कहा कि आप कह रहे हैं कि आपके लिए ये लेटर भेजा है अकबर, महाराणा प्रताप ने, ये किसी ने झूठ लिखा है, फरेब किया है, महाराणा प्रताप ऐसे हो ही नहीं सकते। अब इस बात को देख करके अकबर को भी अचंभा होने लगा कि यार पीथल को इतना विश्वास कैसे है कि साहब ये मतलब अकबर जो है, मतलब महाराणा प्रताप जो है सरेंडर नहीं करेगा। अब अपने विद्यार्थी जीवन में जोड़िए इस बात को मेरे प्यारे साथियों, आप में से आपका कोई परम मित्र, आपके माँ बाप, आपके गुरुजन, जब वो ये सुने कि यार ये विद्यार्थी बहुत मेहनत से, मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे विद्यार्थी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, एक आध नंबर से कभी बाई चांस किसी सिलेक्शन में रह जाते हैं, और उस समय पर वो मुझे कहते हैं कि सर अब तैयारी नहीं हो पाएगी, नहीं लग पा रहा है, तो मुझे कैसे विश्वास होगा बताइए ना। जिस विद्यार्थी को मैंने इतनी मेहनत से तैयार किया, जिसको मैंने पढ़ाया, और अगर वो तैयारी करते हुए ये बोल रहा है कि सर अब नहीं हो पाएगा, सर मैं छोड़ रहा हूं तैयारी, तो सोचिए एक उस तरह का भाव उस पीथल के मन में आता है कि ना 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 ना, ये संभव नहीं है सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछ लूं लिख करके। जब मैं बात कह रहा हूं आपसे कि साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि साहब अगर जो हुक्म होए तो लिख पूछूं। पीथल कहता है अकबर से, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लिख के पूछ लूं, आ बात सदा ही झूठी है, ये सॉरी, जो हुक्म हुए सो लिख पूछूं, राणा ने कागद रे खातर, ले पूछ भला ही पीथल तू, आ बात सही बोलियो अकबर। अब अकबर बोलता है कंफर्म कर ले, लिखा कि नहीं लिखा, पूछ ले। अब साहब यहां से पीथल जो है वो उठ करके एक पेपर लिखते हैं, ये है टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ये जो इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है जिसने कि महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया, जो आज हम महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं, ये वो पंक्तियां हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया। ये टर्निंग पॉइंट है पूरी स्टोरी का। और कहता है पीथल अपने लेटर में लिख के कहते हैं, मैं आज सुनी है ना हरियो, मैंने आज सुना है कि जो शेर है वो शालारे सागे सोवेलो, मतलब वो गीदड़ों के साथ सोएगा, मैंने आज ऐसा सुना है। मैं आज सुनी है सूरज जड़ो, मैंने आज सुना है कि जो सूर्य है बादल रियाटा खोवेलो, वो बादलों के पीछे खो जाएगा, मैंने आज ऐसा सुना है। उन्होंने लेटर की पंक्ति लिखी, मैं आज सुनी है ना हरियो, सालारे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल रियाटा खोवेलो। पीतल। अब देखिए ये पंक्ति, बस इतनी सी पंक्ति गई और किसके पास पहुंची, महाराणा प्रताप के पास पहुंची। ये पंक्ति टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही ये पंक्ति पहुंची महाराणा प्रताप के पास, महाराणा प्रताप को एकदम याद आया कि अरे मेरे साथ तो इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, ये मैं क्या कर रहा हूं। इस बात को सुनते ही मेरे प्यारे साथियों, पीथलरा आखर पड़ता ही राणारी आख्या लाल हुई, धिकार मने है मैं कायर हूं, ना हररी एक दकाल हुई,
जैसे ही ये पंक्ति देखते हैं महाराणा प्रताप अपने आप को कोसने लगते हैं, कहने लगते हैं ये मुझसे क्या गलती हो गई है ईश्वर, मैंने कैसे ये पंक्ति लिख करके भेज दी कि मैं तेरी अधीनता स्वीकार करता हूं, ये कैसे संभव हो गया। और इस समय फिर मेरे प्यारे साथियों अब वो महाराणा प्रताप जिनको आज हम पूज रहे हैं, इनकी पंक्ति अंदर से निकल के आती है और वो बोलते हैं, हूं भूख मरूं मैं भूखा मरूं, हूं प्यास मरूं मैं प्यासा मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, मैं घोर उजाड़ा में भटकूं पण मन में मारी याद रहे। मतलब यह हुआ कि मैं भूखा मरूं मैं प्यासा मरूं, लेकिन मेरी धरा आजाद रहनी चाहिए, और सिंह और घोर उजाड़ों में भी भटकूंगा, मैं किसी भी वीरान जगह पर भटकने को तैयार हूं, लेकिन मेरी मां की जो मान है, मेरा मां जो मेरी मेवाड़ मातृभूमि है, इसकी आजादी, इसका मान मेरे मनो मस्तिष्क में पूरे टाइम सवार रहना चाहिए। पीथल ने खिमता खा बादल री, अब यही से पंक्ति निकल के आती है और वो कहते हैं अपने अंदर ये बात बिलारी, पीथल के खिमता बादल री, जो रोके सूर उगाली ने, सिंहारी हातल सहले वे, वो कूख मिली कदशाली ने। अब महाराणा प्रताप पंक्ति पीथल को लिख करके वापस भेजते हैं कि हे पीथल, ऐसे बादलों में कब से पंक्ति ऐसी क्षमता आ गई कि वो सूरज को अपने पीछे छुपा ले। हे पीथल मुझे ये बता, महाराणा प्रताप अपनी तरफ से लिख करके भेजते हैं किसको, पीथल को, किसके रिप्लाई में, उस पत्र के रिप्लाई में, कि अरे ऐसी कौन सी गीदड़ की मां पैदा हो गई जिसके रगों में इतना खून है कि वो सिंह को अपने गर्भ में धारण कर ले। कैसे तूने ये सोच लिया पीथल कि एक शेर जो है वो गीदड़ों के साथ सोएगा। यानी उन्होंने कहा कि सिंगरी हातल सहले वे वकूख मिली कद शाली ने, ऐसे किसी शाल की मां यानी गीदड़ की मां के अंदर, शाल की मां के अंदर इतनी कहां से ताकत आ गई कि वो महाराणा जैसे शेर को अपनी गर्भ में धारण कर ले। जद राणा रो संदेश गयो, पीथल री छाती दूणी ही, हिंदवाणो सूरज चमक्यो हो, अकबर री दुनिया सूणी ही। अब ये पत्र जैसे ही मेरे प्यारे साथियों पहुंचता है अकबर के पास में, और इस पत्र के पहुंचते ही अकबर जो है उसकी पूरे के पूरे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं। उन पत्रों के अंदर जो संवाद था, ये संवाद मेरे उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित है जिन्होंने विकट परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। और मैं यकीन से बता सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही ये समय गुजरेगा ना, कौन सा समय, जिस समय पर आज मैं और आप सब बैठ करके इस कोरोना से बचाव के तरीके पढ़ रहे हैं, परीक्षाओं की देरी से प्रताड़ित हो रहे हैं, एक दिन यह अंधकार का बादल छटेगा और आपका सूरज चमकेगा। मेरे प्यारे साथियों, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए, आप निकल के आएंगे, आपका विश्वास रहिए, मान के चलिए कि आप एक दिन बहुत बड़ी हस्ती बनेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, हुआ भी ऐसा। हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, मेवाड़ की पुनः विजय प्राप्ति के लिए महाराणा प्रताप फिर उठ खड़े होते हैं और उन्होंने पूरी मेवाड़ को आजाद करने के लिए वापस से अपनी पूरी सेना तैयार करी। और 1579 के अंदर मेरे प्यारे साथियों उन्होंने पूरी एक सेना तैयार कर ली। और मतलब 1579 के अंदर उस समय बंगाल के अंदर रिबेल वगैरह सब चल रहे थे। महाराजा ने पूरी अपनी सेना तैयार करके और इस प्रकार का एक कार्य किया कि उन्होंने अपनी जितनी भी हारी हुई जगह थी, हारी हुई जगह में चाहे उदयपुर था, गोगुंदा था, कुंभलगढ़ था, इन सभी जगह को उन्होंने वापस प्राप्त कर लिया। दिवेर का युद्ध उसमें एक बहुत ही निर्णायक भूमिका में माना जाता है। और कहते हैं कि महाराणा ने अपनी एक अलग जो है वो राजधानी बनाई जिसका नाम चावंड था, और उस चावंड नामक राजधानी पर महाराणा अपने अंतिम समय तक अपना शासन करते रहे। जितनी भी चीजें उन्होंने जीती थी, उन्होंने मुगलों ने जीती थी, महाराणा प्रताप उस पूरी जगह को वापस प्राप्त करने में कामयाब हो गए थे। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों की एक काला समय, एक अंधकार का समय आता है। वो अंधकार का समय, आज मेरा कोई पढ़ाने का मन नहीं है इसलिए मैं आपको तिथियां नहीं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि डेट याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि हमारी तरह ही जो इतिहास में बने हुए महान पुरुष है ना, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा ही जीवन, हम जैसा जीवन कहीं ना कहीं बिताए हैं। उनके समय में भी, उनके मनोमस्तिष्क में भी चैलेंज आए हैं और उन्होंने उन चैलेंजेस का भरपूर तरह से सामना किया है और फाइनली उन चैलेंजेस की वजह से वो महान बने हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारा और आपका जो ये संवाद हुआ, ये आपके जीवन में भी बड़ा निर्णायक साबित होगा। जिन विकट परिस्थितियों में आप अपने आप को कभी पर भी टूटा हुआ पाए, ये समझिएगा ये
बादल हैं, आप जैसे सूरज को ढक नहीं सकते, आप शेर हैं, आपको ये गीदड़ रोक नहीं सकते। आप अपने अंदर इस भाव को पैदा करिए, फुल जोश में आ जाइए और जिस भी कार्य को कर रहे हैं बस निरंतर करते रहिए। समय खराब है, थोड़े दिन में निकल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, विश्वास रखिए, आप सभी लोग एक दिन करके निकलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अपने माताजी पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम प्रेषित करिएगा, कहिएगा कि गुरुजी ने आपको भी प्रणाम प्रेषित किया है, जिन्होंने इतने दिव्य संतानों को जन्म दिया, धरती पर आने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।